कल की आंसर शीट दे दीजिएगा ना। अब जब उन्होंने ऑब्जर्वेशंस देख ली तो नाउ दे रदरफोर्ड हैज प्रोजेक्टेड द प्रपोज्ड ए मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। चलो, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। मॉडल ऑफ एटम। चलो, पहला पॉइंट क्या है? देयर इज पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम। तो इन्होंने बताया कि देयर इज पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम। एटम के सेंटर में कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिवली चार्ज एटम। देयर इज पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर in an atom। 3 पॉइंट्स दिए, ओके। कॉल्ड न्यूक्लियस, और उन्होंने उसे क्या कहा? कॉल्ड न्यूक्लियस। तो इसे न्यूक्लियस कहा। और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में घूम रहे हैं? सर्कुलर ऑर्बिट में। सर्कुलर ऑर्बिट में वो कहीं पर भी सर्कुलर प्लेनर ऑर्बिट में कहीं भी घूम सकते हैं। ये देखो, ये न्यूक्लियस है, ऐसे भी घूम सकते हैं, ऐसे भी घूम सकते हैं, ऐसे जैसे सन में होता है। सोलर सिस्टम का मॉडल है। गोल रहेगी, लेकिन प्लेन कौन सा रहेगा वो खुद डिसाइड करेगा। नहीं, वो अपनी ऑर्बिट में पूरी जिंदगी घूमता रहेगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है तो दूसरा ऐसे घूम रहा है, और तीसरा सोलर सिस्टम है। जुपिटर ऐसे चल रहा है सन के चारों ओर, अर्थ ऐसे चल रही है, मार्स ऐसे चल रहा है, लेकिन सब सर्कुलर है। सबकी ऑर्बिट कैसी होती है? पढ़ाने के लिए आपको सबको ऐसे ऐसे दिखाया जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। वो तो 99 to 100 to 1% का डिफरेंस है, उतना ही। 99 से भी ज़्यादा है, नियरली सर्कुलर है, ओके। तो अब हम देख लेंगे। तो यानी समझ में आ गई बात आपको कि डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इनटू ए सर्कुलर प्लेनर ऑर्बिट, और उनके सेंटर में कौन है बोलो? न्यूक्लियस। चलिए, तो पहला पॉइंट क्या बताया गया है? देयर इज पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस नियरली ऑल द मास। और क्या बताया? इससे क्या पता चलता है? अभी तक किसी ने न्यूक्लियस नहीं बताया है, तो एटम के न्यूक्लियस की खोज किसने की? रदरफोर्ड। नाउ इट इज नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम। All the mass of an atom किसमें पाया जाएगा? Resides in nucleus। In nucleus। अभिषेक नियरली क्यों कहा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को वो बाहर है, इसलिए बहुत थोड़ा सा मास बाहर है, नहीं तो सारे प्रोटॉन अंदर है। तो नियरली ऑल मास इज इन न्यूक्लियस। Second point, electron revolve around the nucleus in circular path। Electron revolve around the nucleus in circular path। ठीक है। और तीसरा, इलेक्ट्रॉन किस पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस में? सर्कुलर पाथ। तीसरी बात क्या कही? कि द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। क्यों? क्योंकि 12,000 में से एक ही रिबाउंड किया था, उससे उनको साइज पता चल गया। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू the size of atom of
न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज से 1,00,000 गुना छोटा। मैं आपको बता दूं इस न्यूक्लियस का साइज है 10⁻⁻15 मीटर और इसका साइज कितना होगा -10 मीटर। जब इसमें 1,00,000 का मल्टीप्लाई करो तो एटम का साइज आता है। बोलो बात समझ आ गई? तो these are the 3 points। और इनका रदरफोर्ड का मॉडल जो है ये बहुत फेमस हुआ और देखो कि लोग इस मॉडल के लिए क्रेजी हो गए कि भाई ये बहुत अच्छा मॉडल आ गया। सर इसमें नियरली की जगह और क्यों नहीं लगाया है? और नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर है तो सेंटर में क्या है बताइए। बट सर जो प्रोटॉन्स होते हैं वही तो मास होते हैं, तो फिर मास तो नियरली है, बहुत थोड़ा सा मास है, फ्रैक्शन जो बाहर घूम रहा है उतना मास तो बाहर होगा। वो तो थोड़ा सा हाँ तो इसीलिए नियरली का है। देखो ईयर रिंग्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, तो इसकी वजह से लोग इनके मॉडल के झुमके पहनने लगे। अब देखिए तो कितना फेमस हुआ होगा। सो 2 भी बना सकते हैं और कुछ लोग इसमें 3 भी बना सकते हैं, क्योंकि 3 का झुमका बाजार में ज्यादा चलन में है, तो 3 बनाना। तो कितना होता है इसके अंदर? अब जितने भी इलेक्ट्रॉन, अब जैसे हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 ही ऑर्बिट होंगे, किसी में 10 होंगे तो 10 ऑर्बिट होंगी, सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स हैं तो 9 ऑर्बिट है। अपनी मर्जी से कोई किसी भी रेडियस में रह सकता है, छोटे बड़े, जैसे अर्थ अपने रेडियस में है, बड़ा वाला वहाँ है और उसके बड़ा वाला वहाँ, लेकिन अपनी प्लेनर सर्कुलर प्लेनर ऑर्बिट। क्या आप मुझे बताएंगी व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल? अगर आप नहीं बता पाएंगी तो ये तीनों पॉइंट्स फिर निष्ठा बताएंगे। तो पहले आपको Sir, this is positively charged. The positively charged particle is called the nucleus. It is at the center. Nearly all the mass is situated in the center of the atom. Besides the nucleus. एक बार फिर बताओ, Sir, वही चीज बोलनी है जो है, क्योंकि ये मॉडल में कुछ फर्क नहीं कर सकते। बोलो। this is positive. There is positively charged nucleus in the center. Nearly all the पॉजिटिवली चार्ज क्या है? न्यूक्लियस बोला है नहीं, पॉजिटिवली चार्ज सेंटर। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है, इसका जो सेंटर है देयर इज पॉजिटिवली चार्ज सेंटर। ठीक है, इन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। देयर इज, इस एटम में पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है in the atom. There is positively charged center in this atom and it is called nucleus. Nearly all the mass of atom is resides लिखा है? resides in nucleus। अब बोल के दिखाओ ये सारा। There is positively charged center in an atom called nucleus. Nearly all the mass resides in nucleus. सही बोल रहे हैं, बोलो जरा पहला पॉइंट बोलो। So there is a positively charged center in atom called nucleus. Nearly all the mass resides in nucleus. अगला पॉइंट। Electron revolve around the nucleus. यही नहीं और होगा, सर्कुलर बात तो बोला ही नहीं, और बोलो। तीसरा पॉइंट बोलो। The size of the nucleus is very small. रिपीट करो पहला पॉइंट। There is positively charged center in atom called nucleus. Nearly all the mass of atom resides in nucleus. बहुत अच्छा होता है, सेकंड बोलो। Electron revolves around atom इसके अराउंड nucleus in circular path. अच्छा होता है, अगला बोलो। The size of nucleus is smaller than compared to अच्छा बता रहे, तुमने तीनों पॉइंट सही बताए, बट वेरी स्मॉल बोलना चाहिए था तुमको। वेरी क्यों नहीं बोलना? ये लो,
हाँ रिपीट करो तीनों पॉइंट बेटा. There is a positively charged center in the atom. Nearly all the mass resides in. कॉल्ड न्यूक्लियस तो बोलो, पूरी बात बोलो. There is a positively charged center in the atom called nucleus. Nearly all the mass resides in the nucleus. बोलो. Second, electrons revolve around the nucleus in a circular path. बताओ. आप बोलो तीनों पॉइंट. There is positive charge center in the nucleus called atom. Nearly all the mass resides in nucleus. The electrons revolve around the nucleus in circular path. The size of nucleus is very small as compared to the size of an atom. करेक्ट. पेन मिल जाएगा. आप बोलो लिखें. There is a positively charged sphere center in an atom called nucleus. Nearly all the mass of an atom resides in the nucleus. Electrons move around the nucleus in a circular path. The size of a nucleus is very small as compared to the size of an atom. बहुत अच्छा. इट इज़ वेरी गुड. इन्होंने भी बात बता दी. चलो ये. अब हम आगे की बात देखेंगे. दैट इज लक्षिता रिपीट करो सारी बात. So there is positively charged center in an atom called nucleus. Nearly all the masses of atom resides in nucleus. Electrons revolve around nucleus in circular path. So the size of nucleus is very small as compared to the size of atom. अब आगे बढ़ते हैं. चलो. तो अभी कई बच्चों ने बता दिया. इसका मतलब ये आपको समझ में आ गया है. तो इनका जो मॉडल है वो किससे पता चलता है? दैट इज हिज मॉडल. मॉडल रिजेंबल्स यानी मैच करता है. रिजेंबल्स विद सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम से मैच करता है. और ये भी लिखा है आपकी बुक में कि साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना है बताओ. 10 to the power 5 टाइम्स है. वो तो मैंने लिखा दिया. देखो साइज ऑफ न्यूक्लियस इज 10 to the power -15 मीटर. एंड देखो साइज ऑफ एटम is 10 to the power 5 times larger. 1 लाख गुना बड़ा है. जरा मल्टीप्लाई तो करो इससे. इसमें 10 to the power -15 का 10 to the power 5 टाइम्स तो करो तो पावर ऐड हो जाएगी क्या? कितना आएगा? तो दैट इज 10 to the power -10 मीटर. सही है. चलो नाउ अब हम कुछ बातें देखें. क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे व्हाई द रदरफोर्ड्स व्हाई द जे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल फेल्ड. हर्षिता व्हाई जे थॉमसन्स एटॉमिक वो फेल हुआ होगा तभी तो इसको स्वीकारा जाएगा. पहले उसको कोई चीज है एग्जिस्टेंस में उसे फेल करना पड़ेगा. तो व्हाई थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल फेल्ड. बोलो. Aditi, why Thomson's atomic model failed? So the J.J. Thomson's atomic model was failed because when it was experimented under the canal de discharge tube. Ayushi, why J.J. Thomson's atomic model failed? So because it didn't explain the stability of atoms. And Sir, if electrons would revolve in an orbit around the nucleus of a atom, then it would radiate energy and hence would fall to the ये nucleus. सब रदरफोर्ड के फेल्योर बता रहे हैं. Why J.J. Thomson model? Because it could not explain the neutrality of an atom. The J.J. Thomson.
आप बताओ। J. Thomson. Because J.J. Thomson said that the electron is a positively charged. और कोई? हाँ बताओ। So because J.J. Thomson couldn't explain why the atom is electrically neutral. Sir, it cannot prove the existence of protons. Sir, It हाँ sir, because he said that It was failed by the experiments carried by the scientists. हाँ, it could not explain alpha particle scattering experiment on Wolfram. वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सका, उनसे पूछेंगे हाँ भाई क्या वो 20 से चला गया था, 20 में क्या रखे थे तुम, कहाँ से चला गया अचानक एक जगह, क्या था एटम में, कोई खास जगह भी बनाई है, चुप हो गए। अब आगे बात ना करना अपने मॉडल पे, ले जाओ अपना मॉडल। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑन बोर्ड फॉइल, सो थॉमसन्स मॉडल फेल, वहीं वो गिर गया। जिस दिन एक्सपेरिमेंट हुआ लोगों ने कहा नया मॉडल चाहिए, अगले दिन उन्होंने पेश कर दिया अपना मॉडल। सो थॉमसन एटॉमिक मॉडल could not explain Rutherford's alpha particle scattering experiment. On gold foil, so failed. बस इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बड़ी क्लासेस में भी सिर्फ इतना ही लिखा जाता है। अब देखो इनका मॉडल 50 साल चला, लेकिन फिर लोगों को एक जेम्स मैक्सवेल की थ्योरी आई। जेम्स मैक्सवेल एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या बताया, जेम्स चैडविक आपने बोला था। जेम्स मैक्सवेल, अभी मैं चैडविक पे आएंगे। मैक्सवेल्स, पहले जेम्स मैक्सवेल्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी सीखिए। हम ये बताने जा रहे हैं ये मॉडल क्यों फेल, वो तो फेल हुआ तो ये आया, अब ये फेल होगा तभी तो बोर का आएगा, ये भी तो फेल हो, पहले उसके लिए फेल करने के लिए थ्योरी समझो। जेम्स मैक्सवेल्स इलेक्ट्रो मैग्नेटिक थ्योरी, इनका कहना था जेम्स मैक्सवेल का कि व्हेन चार्ज पार्टिकल चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, एक्सीलरेट करे, एक्सीलरेशन समझते हो, या वेलोसिटी बदले या डायरेक्शन, उसी को एक्सीलरेशन कहते हैं। When charged particle accelerates, then it radiates energy. सन में चार्ज पार्टिकल ऐसे से हो रहा है और उससे ये हमारे पास लाइट आ रही है, यूवी रेज, इंफ्रारेड, सब चीजें आ रही। जब जब चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट करेगा तो वो अपने में से क्या चीज निकालेगा, बोलो, इट एमिट रेडिएशंस। समझ में आया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब ये समझो कि जब भी चार्ज चलता है ना तो वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना देता है, बस इतना ही। इसीलिए क्योंकि इन्होंने चार्ज की बात की तो इलेक्ट्रॉन हिलने लगे तो वो मैग्नेट है। करंट चलती तुम देखते नहीं, वही बन जाता है, चुंबक बन जाता है मैग्नेट। सर्कुलर पाथ में करंट चेंज, वही मैग्नेट बन जाता है, तो इलेक्ट्रॉन वही मैग्नेट है। और ये जितनी सारी चीजें आ रही है तुम्हारे पास सन से, लाइट आ रही है तो यूवी रेज आ रही है, इंफ्रारेड सब आ रही है, ये जितनी भी चीजें हैं वहां चार्ज के एक्सीलरेट होने की वजह से ही आ रही है। वो प्लाज्मा है, वहाँ हाइड्रोजन अलग है, इलेक्ट्रॉन अलग है, सब घूम रहे हैं, चार्ज पार्टिकल हिल डुल रहे हैं, तो तुम्हारे पास क्या भेज रहा है, लाइट भेज रहा है, लाइट भी तो वेव है। तो क्या लिखे बोलो, इनकी थ्योरी क्या है, जब व्हेन चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट्स इट रेडिएट्स एनर्जी। लाइट क्या एक एनर्जी होती है, तो सन से तुम्हारे पास एनर्जी आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि वहां पे क्या एक्सीलरेट कर रहा है, चार्ज पार्टिकल। इतनी बस इनकी थ्योरी, इसको लगाएंगे देखो इसको कैसे फेल करते हैं। इन्होंने क्या कहा बोलो जरा, रिपीट करो। चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट्स इट रेडिएट्स एनर्जी। बस यही है जेम्स मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, वो चार्ज है, उसके हिलने जुलने से मैग्नेटिज्म भी आ जाएगा, तो इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। हमें लेकिन मैग्नेटिज्म से ज्यादा लेना देना नहीं है, हमको तो सिर्फ क्या बोलना है बोलो, व्हेन चार्ज पार्टिकल accelerates it radiate energy। ये चीज कही। अब जरा देखो
सो ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, जो तुम्हारे बुक में वो मैं बताने जा रहा हूँ, एक हेडिंग दी है, दैट इज ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। लास्ट में लिख देंगे सो इट फेल, लिख देंगे, यही तो कमी होगी तभी तो फेल होगा। रदरफोर्ड के मॉडल में ये पॉजिटिव चार्ज सेंटर है, उसके चारों कौन घूम रहा है बोलो? इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिट की जिसमें वो घूम रहा है उसे क्या कहेंगे? ऑर्बिट। ऑर्बिट का क्या मतलब होता है? ए सर्कुलर प्लेनर पाथ, ठीक है, सर्कुलर प्लेनर पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन मूव्स इज कॉल्ड ऑर्बिट। और ये डेफिनिट पाथ है, उसी में वो घूमता रहेगा, छोटा बड़ा नहीं कर सकता है। जैसे अर्थ का अपना रेडियस है, तुमको मालूम है कि कितना 14 करोड़ 88 लाख किलोमीटर दूर है, तो वही तो रेडियस हो गया सन से। क्या चीज कहलाती है बोलो? ऑर्बिट या कक्षा से आप क्या समझते हैं? अ सर्कुलर प्लेनर पाथ अराउंड न्यूक्लियस, किसके चारों ओर शानवी? अराउंड न्यूक्लियस। आगे का सेंटेंस पूरा करो। इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इज कॉल्ड ऑर्बिट। जिस पाथ में सर्कुलर प्लेनर डेफिनिट पाथ, कैसा पाथ होगा ये? निश्चित। अराउंड न्यूक्लियस इन विच, जिसमें कौन घूम रहा हो? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इज कॉल्ड ऑर्बिट। अब ये तो मैंने अलग से डेफिनेशन बताई, यहां मैं समझो। व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड न्यूक्लियस, तो तुमको क्या लगता है अगर ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है तो इसका तुम्हें क्या लग रहा है? ये एक्सीलरेट करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि ऐसे ही सोचो, वेलोसिटी बदली, डायरेक्शन बदलने से एक्सीलरेशन हो जाता है। डायरेक्शन चेंज, वेलोसिटी में क्या सीधे चले तब कहे भाई नहीं एक्सीलरेशन, मुड़ गई, फोर्स तो लग रहा है, फोर्स तो लगी है। कौन सा फोर्स लग रहा है बोलो? इसको किसने अपनी ओर खींचा है? दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो एक तरीके का इलेक्ट्रोस्टैटिक है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींचा। जैसे तुम ये समझो, सन किसको खींचता है? अर्थ को। सन अर्थ को अपनी ओर खींचता है, तो अर्थ जाना चाहती थी सीधी। कैसे जाना चाहती थी? और ये सीधा जाना चाहती थी, ये अपनी ओर खींच रहा है, खींच खींच के यहाँ लाया, तो फिर से ये हमेशा खींचता ही रह रहा है। जब अर्थ इधर चलने चली तो उसने अपनी तरफ ऐसे किया, तो इधर आगे फिर ऐसे किया। समझा? जहां वो जाना चाहती वो तो ग्रेविटी लगा रहा है ना, तो उसे फिर मुड़ना पड़ता है। तो इसलिए जब ग्रेविटी, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर हुआ, फिर इधर आ गई। यहाँ जाना चाहती थी तो फिर इधर क्या, फिर इधर आ गई। समझ आ गई बात? इसीलिए वो एक सर्कुलर पाथ, जिसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी कहते हैं, अराउंड न्यूक्लियस। तो ये क्या करेगा बोलो? इट एक्सीलरेट्स। ये एक्सीलरेट करेगा, सही है? एज पर जेम्स मैक्सवेल थ्योरी तुम क्या समझते हो? व्हेन चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट्स देन इट रेडिएट्स एनर्जी। तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि इसमें से कुछ ना कुछ एनर्जी निकलेगी? कुछ निकलेगी। जो हम लोगों के पास एनर्जी आती है उसको फोटोन कहते हैं, पैकेट ऑफ एनर्जी है, हम उतना ज्यादा नहीं, लेकिन एक एनर्जी रेडिएट होगी। तो क्या निकलेगा बोलिए? सो एज पर जेम्स मैक्सवेल थ्योरी, as per James Maxwell theory, it radiate energy। क्या करेगा? अब चलो देखो, ये पेन है, ये अर्थ के अट्रैक्शन में है। बताओ अभी इसके पास ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी की अभी, क्योंकि mgh है। अच्छा, अगर ये इसके पास 10 जूल एनर्जी है और 2 जूल इसने रेडिएट कर दी, अब इसे क्या होना चाहिए? इसकी कम हो गई एनर्जी क्या, तो अब इसको पास आ जाना चाहिए। हर पल ये अपनी एनर्जी लूज करता जाएगा, और जैसे जैसे लूज करता रहेगा क्या और पास आता जाएगा। यहाँ भी आएगा तो क्या यहाँ से भी एनर्जी रेडिएट करेगा, क्योंकि घूम तो सर्कुलर ही रहा है।
फिर और पास आएगा, जितना रेडिएट करेगा क्या उतना ये पास में आता जाएगा। सर ये पास क्यों आएगा? अब पास इसलिए भाई इस समय इसके पास इतनी एनर्जी है, थोड़ी एनर्जी इसमें से ले लो, पोटेंशियल एनर्जी में से तुम हीट एनर्जी ले लो, रेडिएशन एनर्जी ले लो, तो इसकी एनर्जी कम हो गई। तो इसके पास एनर्जी टोटल किसकी वजह से है, या तो काइनेटिक है और या इसकी पोटेंशियल है। काइनेटिक तो उसी स्पीड से घूम ही रहा है, लेकिन इसकी एक किसी न किसी में लॉस होना, तो अल्टीमेटली टोटल एनर्जी अगर इसकी कम हुई, वो कहीं रेडिएट हो गई, तो अब इस कम कहाँ से होगी, पास आ जाए। जैसे अर्थ है, अर्थ और इनके बीच एक कंजर्वेटिव फोर्स है ना, ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो जितना दूर जाओ उसमें पोटेंशियल एनर्जी भर जाती है, और उसमें से कुछ ले लो तो फिर कम नहीं हो जाएगी। तो इसका मतलब इसके पास आना पड़ेगा, mgh में से ही तो कम होगी, और कहाँ से देगा एनर्जी। तो इसलिए ये क्या करेगा बताइए, इट एक्सिलरेट as per James Maxwell theory, as it accelerate, so it should radiate energy. इसी का तो हिस्सा गया, so it should come closer to nucleus। और पास आया, फिर भी और अभी एनर्जी दी, फिर और पास आया, फिर और पास आया, फिर और पास आया, देता ही रह रहा है। जहां भी आएगा तो क्या ये एनर्जी देने से क्या बच पाएगा, क्योंकि ये तो चार्ज पार्टिकल है। तो यहाँ भी दे रहा है, और अल्टीमेटली इट विल सिंक इनसाइड न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस में ही सिंक कर जाएगा। समझ में आया? एंड दिस ऑल विल हैपन इन 10 to the power -8 सेकंड। कितनी देर में हो जाएगा, क्योंकि जेम्स मैक्सवेल की थ्योरी ऐसा कह रही है और ये एस्टेब्लिश्ड थ्योरी है। तो लोगों ने कहा ये रदरफोर्ड का मॉडल 10 to the power -8 सेकंड से ज्यादा स्टेबल है ही नहीं, थॉमसन का थोड़ा बहुत रहा भी होगा, लोगों ने इनका मजाक उड़ाया। समझ आई बात कि किससे ज्यादा स्टेबल नहीं है। 10 to the power -8 सेकंड इस चीज को लिखें, इट रेडिएट एनर्जी, ठीक है, एज इट लूजेज एनर्जी इट कीप ऑन कमिंग क्लोजर टू न्यूक्लियस, पास आता जाएगा कि नहीं। सो इट कीप ऑन कमिंग क्लोजर टू न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के पास आएगा। ये देखो ये क्या चीज है, दैट इज सर, अब इसके पाथ को कहते हैं सर्पिलाकार पाथ, स्पाइरल पाथ। इस पाथ को क्या कहेंगे, स्पाइरल, स्पाइरल पाथ। तो कैसे न्यूक्लियस के पास आएगा, कम क्लोजर टू न्यूक्लियस इन, क्या ये स्पाइरल बन रहा है, कैसे पाथ में आएगा, इन स्पाइरल पाथ, and ultimately sink inside nucleus। कितनी देर में, 10 to the power -8 सेकेंड में ये आ जाएगा, और इससे ज्यादा स्टेबल नहीं है। सो रदरफोर्ड मॉडल वाज नॉट स्टेबल फॉर मोर देन 10 to the power -8 सेकेंड, hence it failed। इट कुड नॉट एक्सप्लेन, ठीक है, ये किसको नहीं एक्सप्लेन कर सका, जेम्स मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ठीक है। तो इस वजह से ये फेल हो गया। भाई आप कहें कि हमारा ही मॉडल है, कुछ लोग कहें कि अच्छा 10 साल में आएगा, चलो 10 साल तो रहने दो। वो कह रहे तुम्हारा एटम 10 to the power -8 सेकेंड उसी में गिर ही गया। अब तुम्हारा एटम, तुमने बोला क्या चीज बोली बताओ, कि रदरफोर्ड ने बोला ठीक है मेरा मॉडल इतना ही है, चलो उसमें गिर गया, यही सारे तो पॉजिटिव चार्ज थे, तो ये घूम घूम के आया और बाद में किसमें गिर गया, इसी में गिर गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ था। तो उन्होंने बोला चलो इलेक्ट्रॉन इसमें गिर गया होगा, चलो गिरा हुआ ही मान लो, यही मेरा मॉडल ले लो। उन्होंने कहा क्या मान लें, तुम्हारा मॉडल 10 to the power -15 मीटर का है न्यूक्लियस के साइज का, तुमसे तो बेहतर थॉमसन का, वो कम से कम रियल साइज तो बता ना 10 to the power -10। तुम्हारा मॉडल तो थॉमसन का भी मिनिएचर निकला, थॉमसन का मॉडल रियल साइज ऑफ एटम तो बता रहा है। ये बोले अच्छा ठीक है सिंक हो गए सारे इलेक्ट्रॉन, चलो वही मेरा मॉडल मान लो। तो लोगों ने कहा ऐसा नहीं होता है, उससे बेहतर तो थॉमसन है, वही चीज तुम भी दे रहे हो प्लम पुडिंग, और उससे 1 लाख गुना छोटा जो कि नॉन रियल है, तो भी फेल हो गया। तो क्या लिखेंगे बोलो कि स्टेबिलिटी, अगर वो इलेक्ट्रॉन स्टेबल है ही नहीं तो कैसे रिवॉल्व कर रहा है, दुनिया में तो सारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तुम्हारे मॉडल के हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन को डूब जाना चाहिए, सही मॉडल दो।
समझ आई बात कि नहीं? तो ये नहीं दे पाए। तो दिस मॉडल इज नॉट स्टेबल फॉर मोर देन 10 to the power -8 सेकेंड। दिस मॉडल क्या है? could not explain James Maxwell's electromagnetic theory। जेम्स मैक्सवेल्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को ये एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो इसमें क्या हुआ बताइए? सो फेल्ड। अब पलक आप बताओ और आप भी बताएंगे दीदी, अपने शब्दों में बताओ, बस सही चीज होनी चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। बताओ रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक जरा। Moves in a circular path, then it is accelerates and radiate energy. So it will come closer to the nucleus and ultimately sink in the power. -8 उसका कोई इशू नहीं है। So it is not stable and it could not explain the James Maxwell's electromagnetic theory. ने बिल्कुल बात है। एक चीज और पूछेंगे, ऑर्बिट क्या है? Orbit, it is a circular path around which सर्कुलर प्लेनर पाथ। it is a circular planar path around which अराउंड क्यों बोल रही है? सर्कुलर प्लेनर पाथ अराउंड न्यूक्लियस बोल, विच मतलब अराउंड। around nucleus on which electrons. आप बताओ why that is the drawbacks of the two model। So when electron revolves around the atom, एक मिनट, तुम्हारे पापा ब्लू कुर्ता पहनते हैं ना, ऐसा हम किसी और को दे दें क्या? हाँ बोलो। when electron revolves around nucleus, it accelerates as per James Maxwell's theory. It radiates energy and comes closer to the nucleus in spiral path, and it ultimately sinks in 10 to the power -8 seconds as कहाँ सिंक है? inside the nucleus. So as the Rutherford atomic model could not explain the electromagnetic properties Theory of James Maxwell, so it was failed. Wait, why Thomson's model failed? Sir Thomson, because it could not explain that why when alpha particles came It to could the not scattering to the gold foil. ठीक है, it could not explain that is alpha particle. What is orbit? Sir, the circular planar path around nucleus in which electron revolve. बहुत अच्छा बताया। चलो आगे की बात करते हैं। Now इतनी बात हो गई। अभिषेक मुझे ये बता दीजिए why Rutherford's atomic model was failed। बताओ। When electron moves around the nucleus, it according to James Maxwell theory, it radiates energy. क्यों? क्या वो क्या एक्सीलरेट कर रहा है? ये तो बोलो ना। It accelerates. According to James Maxwell's theory, it radiates energy. अगर अकॉर्डिंग टू जेम्स मैक्सवेल थ्योरी बोल रहे हो, so according to James Maxwell theory it radiates energy। ठीक है, as it accelerates so it radiates energy। ये भी लिख सकते हो। क्या लिखोगे? as it accelerates so। चार्ज तो लिख दिया ना, आगे बोलो। The electron coming closer to the nucleus in a circular path, ultimately sink in the nucleus. This in the 10 to the power -8 seconds. This could not explain James Maxwell's theory, so it
एक लास्ट मान्य से पूछे। So when electron moves around nucleus, it accelerates. As per James Maxwell theory, it radiates energy. When electron moves around the nucleus, it comes closer and ultimately sinks inside the nucleus in 10 to the power minus 8 seconds. So it could not explain the James Maxwell electromagnetic theory. इतनी स्पाइरल पाथ और भी को डिफाइन करो। So when electron moves around nucleus, it accelerates. ये सब कुछ और भी बताओ। Circular planar path in which the circular planar path around the nucleus in which electrons move. चलो आगे की बात करते हैं। Now इतनी बात हो गई। आपको क्या क्वेश्चन करना है? That is state Rutherford's model of atom। 3 पॉइंट जो भी लिखाया ठीक। और दूसरा why J.J. Thomson's model failed। Now, तीसरा सवाल ड्रॉ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल। और चौथा सवाल वाई रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल फेल। इतना करो। That is जेम्स चैडविक ने क्या किया? जेम्स चैडविक हैज डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन in 1932। तो उसके बारे में एक दो लाइन लिखी हुई है आपके में न्यूट्रॉन के बारे में कि जेम्स चैडविक discovered neutron in 1932। ओके, न्यूट्रॉन क्या है? इट्स मास इज, उसको बाद में कर लेना जो बचा है। इट्स मास इज नियरली इक्वल टू mass of proton and contains no charge। इसमें कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट न्यूट्रॉन। क्या न्यूट्रॉन भी एक न्यूक्लियन है? व्हाट डज इट मीन बाय न्यूक्लियन? Which are present in nucleus। उन्हें क्या कहेंगे बोलो? नहीं, जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं? न्यूक्लियॉन्स। सो इट रिसाइड्स, ये कहाँ रहता है? इनसाइड न्यूक्लियस। तो इसे क्या कहा जाएगा? न्यूक्लियस। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड, दूसरा किसे कहेंगे? प्रोटॉन। हाँ, इसलिए इसको भी न्यूक्लियॉन कहेंगे along with प्रोटॉन। इसके साथ इसे न्यूक्लियॉन कहा जाएगा बोलो? प्रोटॉन भी न्यूक्लियॉन है और ये भी न्यूक्लियॉन है। तो अब जरा देख लें, इसकी डिस्कवरी के बाद रदरफोर्ड ने अपना मॉडल थोड़ा बदल दिया। उनसे तुम कभी कभी ये देखोगे कि ऐसा भी दिखाने लगे जीरो, लेकिन उनके दिखाने से क्या होता है? मॉडल तो फेल हो ही गया ना। तभी 50 साल चला तो 16 कितने साल बाद 1919 हुआ और 1932 में डिस्कवरी हुई।
तो कुछ साल उन्होंने सिर्फ प्रोटॉन के साथ मॉडल चलाया और कुछ साल किसके साथ चलाया, न्यूट्रॉन के साथ। लेकिन जब मैक्सवेल की थ्योरी आई तो सब धरा का धरा रहे, दोनों मॉडल नेट पे हैं। पहले प्रोटॉन के साथ चलाते रहे, तो ये आगे बोले इसको भी रखो सेंटर, सारा मास तो वही है। लेकिन जेम्स मैक्सवेल की थ्योरी नहीं जब एक्सप्लेन कर पाए तो क्या हो सकता नहीं। तो तुम कहीं कहीं नेट में देखोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, दैट इज ऐसा भी मिलेगा। तो आप समझ जाना कि ये 1932 के बाद का इनका प्रोजेक्टेड मॉडल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉडल तो वही रहा। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। पहली चीज, पहला क्वेश्चन कवर हो चुका है। सेकंड कैनाल ने तुमने बता दिया था ना, दैट इज पॉजिटिव आयन which pass through perforated cathode and move towards zinc sulfide screen and produce scintillation. These are known as canal. इतना ही लिखना। अब देखो सेकंड क्या है, अगर एटम में एक पॉजिटिव प्रोटॉन है, ऐसा लिखा है क्या, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, तो फिर वो न्यूट्रल क्यों है, बोलो। These are equal in magnitude and opposite in nature. That's why the net charge of atom is zero, so it is neutral. So charge on proton and electron दोनों चीजें होती है ना एटम में। तो मान लीजिए इन्होंने कहा सिर्फ एक एटम की बात की, वास्तव में हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला एन एटम हैज ए प्रोटॉन, और क्या बोला, एंड इलेक्ट्रॉन। तो बोला ये हाइड्रोजन का एटम है, सभी को पता था हाइड्रोजन का एटम, बोला न्यूट्रल क्या है, एज चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इसकी मैग्नीट्यूड के इक्वल है, ऑफ इलेक्ट्रॉन बट अपोजिट इन नेचर, लेकिन उसके नेचर के तो अपोजिट है, ठीक है। सो नेट चार्ज ऑन एटम कितना हुआ, सो नेट चार्ज ऑन एटम इज जीरो। सो एटम इज, एटम क्या हो गया बताइए, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली कहा यानी चार्ज वाइज, उसको कहेंगे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एक होता है सोशली न्यूट्रल, भाई हम तो किसी के झगड़े में नहीं पड़ते, भैया तुम जाना तुम्हारा, ये इसको कहते हैं सोशली न्यूट्रल। एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल वो अलग, सही, क्योंकि टोटल नेट चार्ज जीरो हो गया, प्रोटॉन होते नेट चार्ज, ये नहीं कहना कैंसिल कर देते, कैंसिल थोड़े ना होता है, चार्ज तो कंजर्वेटिव इन नेचर ना, बस वो उनका नेट जीरो हो जाता है। अगला सवाल देखें, इंटरेस्ट क्वेश्चन, दैट इज on the Thomson's model basis how the atom is neutral as a whole। हर्षिता ये बताओ, थॉमसन के मॉडल का आधार लिया जाए तो एटम क्यों न्यूट्रल है, बताइए। इंटेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा पेज का, आयुषी आप बताओ। सर उन्होंने बताया था कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो इक्वल है, equal in magnitude. So total positive charge of atom is equal to total negative charge of electron. So atom is electrically neutral. Second point लिख देना, क्या लिखा है, that negative and positive charges are equal in magnitude। बिल्कुल second point लिख रहा हूँ, the and positive charges in Thomson's model में क्या था, are equal in magnitude। नेगेटिव पॉजिटिव तो लिख ही दिया, तो मैग्नीट्यूड। सो एटम इज इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रिकली का मतलब है चार्ज वाइज न्यूट्रल। सेकंड क्वेश्चन, on the basis of Rutherford model which subatomic particle Aditya it is present in the nucleus of an atom, Proton. yes it is
प्रोटॉन, क्योंकि उन्होंने उसकी डिस्कवरी की थी। प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम। थर्ड क्वेश्चन, ज्यादा बोर्ड का पूछा ना अभी, ठीक है, थर्ड वाला हमें नहीं करना है। चलो इतनी बात हो गई। अब हम लोग देखेंगे बोर्स मॉडल ऑफ एटम। नील्स बोर ने क्या किया? दिस इज presented. Niels Bohr presented this model. उन्होंने अपना मॉडल, एटॉमिक मॉडल कब प्रोजेक्ट किया? His एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक मॉडल पेश किया आफ्टर फेल्योर ऑफ, किसके फेल्योर के बाद? After failure of Rutherford's model, जब वो फेल हो गया तो ये भी इन्होंने किया। His model has lot of assumption, इसलिए इनके मॉडल को पोस्टुलेट कहते हैं। पोस्टुलेट का क्या मतलब है कि बस हमने सोच लिया, हमने अपने मन की मनगढ़ंत थ्योरी बना दी, बोले हमारा मॉडल ये है और इसका कोई प्रूफ नहीं है, मानना हो मानो, ना मानना हो ना मानो। लेकिन इनके मॉडल में जो इन्होंने डेटा दिए थे वो इतने लाजवाब थे, वो सारे पैरामीटर्स पे खरे उतर रहे थे। अभी भी बहुत सारे मॉडल आ गए, लेकिन इनके मॉडल में जो कि अब कोई चीज कोई पोस्टुलेट ही बोल दे कि भाई हमारी तो मान्यता है, हम भगवान को मानते हैं, तो ऐसे में उसको क्या कहा जा सकता है? वो तो पोस्टुलेट है, पोस्टुलेट को तो डिफाइन भी नहीं कर सकते। वो मानता था, समझ में आ गई बात? मानने में तो कुछ नहीं, फैक्ट तो उसने बोला ही नहीं। सो हिज मॉडल हैज लॉट्स ऑफ assumption। क्या चीज बताई? हिज मॉडल हैज लॉट्स ऑफ assumption, इसलिए इसे क्या कहते हैं? सो इट इज द पोस्टुलेट। देखो उसमें लिखा भी है, लिखा है तुम्हारी बुक में, चौथी लाइन में पोस्टुलेट है, assumption, ये मान्यताओं पर आधारित है। सो इट इज बेस्ड ऑन पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स होती है, एक थ्योरम होती है, सही है, वो चीज होती है थ्योरम जो प्रूफ किया जाता है। एक्सियम जिसको प्रूफ की जरूरत नहीं, इट इज सेल्फ एविडेंट ट्रूथ, सब लोग जिसे मानते हैं उसे एक्सियम कहते हैं कि नहीं, ये पोस्टुलेट्स है। अच्छा, इन्होंने सबसे पहले इनका मॉडल आ गया, इन्होंने कहा कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, रदरफोर्ड के में क्या था, ये रदरफोर्ड का सेंटर है, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी घूम सकता है, यहाँ भी घूम सकता है, यहाँ भी घूम सकता है, कहीं भी घूम सकता है। इन्होंने कहा कहीं नहीं घूमेगा, यहाँ भी घूम सकता है, मन करे यहाँ घूम जाए, यहाँ घूम जाए, कहीं भी घूम सकता है, किसी भी रेडियस में। उन्होंने कहा नो, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, और उन्होंने बोला सिर्फ सर्कुलर प्लेनर होगी, वो एक ही साइड पे होगी, बिल्कुल एक सर्कल, जैसे कंसेंट्रिक सर्कल समझते हो, उसके बाद ऐसे नहीं होगी, एक ऐसे जा रहा है, ऐसे नहीं, कैसा होगा बोलो, एक सर्कल, दो सर्कल, सही है। और इन्होंने बोला वो ऐसे ऐसे ऑर्बिट में घूमेगा कि वो एक्सिलरेट तो करेगा पर एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। लोगों ने कहा कैसे नहीं करेगा, उसी वजह से तो उनका फेल हुआ। बोला हमारी स्पेशल ऑर्बिट है। अब ऐसे भी ये पॉस्टुलेट मानना है मानो, मत मानो, बताते ही नहीं थे कुछ। इट वाज, ऐसा लगता है जैसे किसी ने अपनी फटी कमीज पे पैबंद, पैच वर्क नहीं होता, रफू वर्क, एक छोटा सा कपड़ा बांध के सिल दिया। लगा जिसे फेल कर रहे भाई तुम फेल लेके आ गए। बोले आवर आर स्पेशल ऑर्बिट्स एंड व्हाइल revolving in these orbit it will not radiate, it is special and my one is postulate, ये मेरा मानना है। लेकिन उन्होंने जो जो चीजें बताई ना, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, उसका रेडियस, कितनी एनर्जी रेडिएट करता है, हर चीज बिल्कुल कैसी होगी बताइए, सही थी, एक्यूरेट थी। अच्छा तुम ही बताओ,
कि अगर तुमसे कोई कहे कि 600 ग्राम दूध तुमको लेना है 600 ml, अब बाजार में कोई कह दे 500 ml का पैकेट है अमूल का, 1 लीटर का भी आता है बड़ा सा, तो कोई कहे कि नहीं ये तो 500 में ले सकती हो या 1 लीटर में 600 ml नहीं मिलेगा, हम पैकेट काट के थोड़ी गिलास में डाल के देते रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन की या तो ये एनर्जी होगी या ये एनर्जी होगी, या ये बोहर का मॉडल बता रहा हूँ, फिक्स्ड ऑर्बिट है, इतने डिस्टेंस इतने डिस्टेंस, 1 गुना डिस्टेंस, फिर उसकी 4 गुना डिस्टेंस, फिर 9 गुना डिस्टेंस, डिस्टेंस भी बता डाली। अगर पहली डिस्टेंस 1 जो भी है रेडियस, उसका 4 गुना दूसरा और उसका 9 गुना तीसरा, ऐसा बता दिया इन्होंने। अच्छा, फिर इन्होंने कहा ये जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है ना, दिस इज पैकेटाइज्ड। अभी हमने दूध का एग्जांपल दिया, या तो ये एनर्जी होगी, नहीं तो ये एनर्जी होगी, नहीं तो ये एनर्जी। पैकेट को कहते हैं क्वांटम। क्या कहते हैं? क्वांटम। तो इस वजह से इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पैकेटाइज्ड, इसकी वेलोसिटी पैकेटाइज्ड, इसका रेडियस पैकेटाइज्ड, इट इज ऑल क्वांटम। क्वांटम का मतलब पैकेट, और इस वजह से फिजिक्स के 2 हिस्से हो गए, एक न्यूटोनियन फिजिक्स और एक क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स के यही जन्मदाता है। बात समझाई? चीजों को इन्होंने पैकेटाइज कर दिया। बात सही थी। इलेक्ट्रॉन की फिक्स्ड एनर्जी होती है, तो इसलिए इनकी थ्योरी को क्या कहा जाता है? क्वांटम थ्योरी। क्वांटम का मतलब पैकेट। समझ आया? अब इस बेसिस पर हम इनके पोस्टुलेट देखें क्या चीज इन्होंने कही। पहला क्या बता रहा हूं कि ओनली सर्टेन, देखो लिख रहे हैं, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स आर अलाउड। और दूसरा क्या लिख दिया? ये भाई हमारी स्पेशल ऑर्बिट है, इसमें घूमेगा तो एनर्जी नहीं रेडिएट करेगा। फिर पोस्टुलेट बोल दिया तो कोई क्या बोलेगा? लोगों को मालूम पड़ा। बात समझ आ गई? पहली चीज क्या बोली? ओनली सर्टेन स्पेशल सर्कुलर ऑर्बिट्स आर अलाउड इनसाइड एटम। ओनली सर्टेन, कहीं भी नहीं घूम सकता है। और सर्टेन कैसी बोलिए? हाँ, डिस्क्रीट का मतलब जैसे तुमने कहा जाए कि कुछ बच्चों के 11 नंबर आए 50 में, फिर उसके बाद 23 आए, और कुछ ऐसे बताया जाए कि फिर 47 आए हैं। टोटल 12 बच्चों के नंबर है, 3 बच्चे ये नंबर लाए हैं, और फिर ये दैट इज 5 बच्चे ये हैं, 5 3 8 3 ये। इसको कहते हैं डिस्क्रीट डेटा। इसको क्या कहते हैं? दिस इज मार्क्स, और ये क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। लेकिन कुछ कभी कभी ऐसा डेटा लोग बनाते नहीं, 0 से 10 0 बच्चा, 10 से 20 कितने बच्चे? 3, और 20 से 30 कितने बच्चे? 5। इसको कहते हैं कंटिन्यूअस डेटा। तो ये कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तुमको पढ़ाई गई है, मतलब इसमें हर नंबर आ गया, और ये कहने इतने आए इतने आए इतने आए, उन सबका डेटा। डिस्क्रीट का मतलब अलग अलग। जब छिटका हुआ डेटा हो तो उसे डिस्क्रीट कहेंगे, और इंटरवल में हो तो कंटिन्यूअस हो गया। डिस्क्रीट ऑर्बिट का मतलब है अलग अलग ऑर्बिट। समझ आ गया? ग्रुप्ड नहीं है। सो इट हैज कैसी ऑर्बिट है बताओ? ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स। और रदरफोर्ड तो कह रहे थे यहाँ भी हो सकता है, उसके बाद 1-1 mm के अंतर पे भी हो सकती है। उन्होंने कहा नो, पहली के बाद सीधा 4 गुनी करो रेडियस, तभी अगली आएगी। 4, फिर पहले का 9 गुना, फिर 16 गुना, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, ऐसा करना हो। वो समझ आई? तो पहला रेडियस अगर R0 है, जहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरा वाला 4 गुना 4R0 पे होगा, तीसरा वाला 9R0, मतलब पहला रेडियस है, जैसे उसे बोर रेडियस कहते हैं, फिर उसके 4 गुने। सही? तो इस चीज को लक्षिता तुम समझी कि डिस्क्रीट का क्या मतलब हो। नहीं, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स, और उन्हें इसका क्या कहेंगे बोलो? कॉल्ड डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब है विलगित। ऐसी विलगित कक्षाएं ही संभव है परमाणु के चारों ओर। डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का मतलब अलग अलग। ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स कॉल्ड डिस्क्रीट। बुक की लैंग्वेज लिखना, कुछ अंदर बदल नहीं सकते हैं। डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड, यही अलाउड ही है इनसाइड एटम। इनसाइड एटम। दूसरी चीज क्या बताई?
while revolving in discrete orbit certain special orbits. ऑर्बिट बोल दिया, क्या मैंने आपको ऑर्बिट की डेफिनेशन बताई है? ये सर्कुलर पाथ है, तो बार बार तो सर्कुलर लिखेंगे नहीं, ऑर्बिट में ही सब कुछ आ गया कि सर्कुलर भी है, प्लेनर भी है, डेफिनिट भी है। और दूसरा क्या बताया? while revolving in discrete orbits, इन इसमें अगर वो रिवॉल्व करें इलेक्ट्रॉन, the electron do not radiate energy. इसमें घूमते समय वो एनर्जी नहीं रेडिएट करेगा। तो अब हम देखेंगे बोर मॉडल है कैसा, क्या आपकी बुक में देखो कैसा बना हुआ है। तो पहला है, ये तो न्यूक्लियस हो गया, पहली ऑर्बिट, इसको कहो के, फिर उसके दूसरी ऑर्बिट को क्या कहेंगे? एल, फिर एम, जितनी बनाना हो इसको क्या कहेंगे? अच्छा, जो के और शेल है इसे शेल कहते हैं। वेरियस एनर्जी लेवल्स अराउंड एटम इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, उसको शेल कहेंगे। तो इसको क्या कहेंगे? इसी अपनी शेल का मतलब वो उसी में रहेगा। जैसे तुमको किसी शेल में रख दिया जाए, उससे तुम ना निकल सको, वो रहते नहीं घोंगे सीप, वो सब शंख से, वो शेल होता है कि नहीं? तो ये चीज क्या कहलाती है? डिफरेंट ऑर्बिट्स, डिफरेंट ऑर्बिट्स around a nucleus are different energy levels, called shell. इनको क्या कहेंगे? It is represented by, किससे रिप्रेजेंट करेंगे? K shell, L shell, M shell, और चौथा N shell। जो K shell है, इन्होंने इसको N इज इक्वल टू 1 कहा। क्या बोला? N की वैल्यू क्या होगी? ठीक है। और M shell के लिए क्या कहा? इन्होंने नंबर दे दिए, N की वैल्यू 2, दैट इज प्राइमरी क्वांटम नंबर, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स के जन्मदाता थे। तो क्वांटम जब बोल दिया इन्होंने पैकेट, क्वांटा का क्या मतलब होता है? क्वांटा का मतलब है पैकेट, और इस वजह से इन्होंने ऐसी थ्योरी ही दे दी। तो इसलिए क्वांटम फिजिक्स के फादर कौन कहलाए? नील्स बोर। तो इसलिए नील्स बोर इसके जन्मदाता कहलाए, नील्स बोर। सही। और इस वजह से ये एन क्या है बताइए? प्रिंसिपल। इन्होंने इसको क्वांटम दे दिया, क्वांटम नंबर, एक नंबर दे दिया, और बोले पहले में एन की वैल्यू कितनी बताओ? और एन की वैल्यू 3 और एन की वैल्यू 4। इन्होंने कहा पहले में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 2n² के हिसाब से होगा। ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन जरा 2 × 1² करो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए जरा आप ये फार्मूला तो लगाइए, दैट इज 2n² का जरा 1 रखो तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 × 1² और दूसरे में 2² तो कितना हो जाएगा? 8। और इसको 3 लिखो, L शेल, सो थर्ड में कितने हो जाएंगे? 2 के एल, पहले एल आएगा फिर क्या आएगा? के एल, फिर क्या आएगा? और फिर एन शेल। उसकी वैल्यू क्या होगी? 4 में कितने आ जाएंगे? 32। 2 × 4² दैट इज 32। ये जो चीज बताई ये बोर एंड बरी ने बताई। ये किसके द्वारा? बोर खुद भी थे, इन्होंने एक और भी दिमाग वाला व्यक्ति ले लिया, वो भी साइंटिस्ट था, दोनों ने मिले, खुद तो बोर भी थे,
तो इट वाज प्रोजेक्टेड बाय बोर एंड बरी प्रिंसिपल, जो तुम्हारी बुक की अगली हेडिंग है, बोर एंड बरी रूल ऑफ फिलिंग द इलेक्ट्रॉन। ऐसा लिखा है क्या? यही तो है। ये तो नहीं लिखा, कट गया शेप। आओ देखो, ये तो बोर एंड बरी। सर बोरन बड़ी नाम तो हाँ नाम तो क्या चीज? यहाँ से बोरन बड़ी So from the बोर बरी, इसकी तो बोर दो नाम है, बोर एंड बरी। बोर एंड बरी है ना, दोनों ही है ये दोनों। नील बोर का तो खुद का मॉडल था, इन्हीं से उठा के उन्होंने ये भी बता दिया, तो दोनों का नाम आएगा ना, क्योंकि इन्होंने नंबर दिया। तो दिस वाज गिवन बाय, इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? ये मैंने क्या बनाया, तुमसे कोई कहे ड्रॉ बोर एटॉमिक मॉडल अप टू 3 शेल, देखो इंटरेस्ट क्वेश्चन में ऐसा कोई क्वेश्चन है तो दैट इज, तो तुम्हें फिर एन नहीं बनाना होगा, तब तुम्हें क्या दिखाना पड़ेगा, KLM। ठीक है। और सेंटर में तुम प्लस दिखाओ या ना दिखाओ, इसको डार्क कर दो, बुक में डार्क है, प्लस मत ही दिखाओ, जैसा बुक दिखाए वही दिखाओ। इसको कहो न्यूक्लियस एंड दिस इज बोर्स एटॉमिक सर ये एन कैसे होता हाँ? है? एन से ज्यादा या कम नहीं होगा? एन से सर मतलब केवल के एल एम एन 4 ही होगा? और KLMN फिर OP की वरिष्ठ चलाते जाओ, जेड Z to Z। सात ही होते हैं, टोटल 7 पीरियड है। 7 पीरियड में ही पहले वाले में K भरेगा, दूसरे में KL, फिर M, तीसरे वाले में, तीसरी पीरियड में 3 ऑर्बिट भरती है। जैसे तुमको हमने बताया था, ये देखो पहले में हाइड्रोजन और हीलियम रहते हैं, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2, फिर कौन होता है बोलो, लीबे बकनॉफ, दैट इज लिथियम का क्या होता है 2 1 2 2, इसमें K और L है, इसीलिए तो दूसरी लाइन में रखा गया है। 2 3 2 4 2 5 2 6 और 2 7 और फिर F के बाद Neon। 2 8, दूसरी भर गई, लो 8 हो गए, भर गई, तो 2 8 10 हो गए कि नहीं नियॉन में। सोडियम अब फिर तीसरी में चलो, वो थर्ड पीरियड है, तो थर्ड पीरियड में सोडियम में किसमें होगा बोलो 281, तो फिर KLM, M में जाना शुरू होगी, जब M भर जाएगी तीसरी भी खत्म है। लीना मग आलसी PS कलर के मग आलसी और PS कलर यहाँ तक भर जाएगी, 282 283 284 285 28 287 और फिर 288, बाकी 18 तक जा नहीं पाती, तो 18 जब नहीं जा पाएगी तो फिर 8 पे ही संतुष्ट हो जाती, क्योंकि इतना कोई किसी से तुम 10 इलेक्ट्रॉन मांग लोगे क्या, बोले अगर 18 तक तुम नहीं पहुंच पा रहे हो 8 में ही संतुष्ट हो जाओ। उसको ऑक्टेट रूल कहते हैं कि आउटर मोस्ट में 8 ही रहेंगे, आउटर मोस्ट में कितने रहेंगे, इसको छोड़ दिया जाए तो, और उसी को पूरा करने के लिए सारे एटम जुगत लगाते रहते हैं कि दे के पूरा करने, ये दे के पूरा कर देता है, कहता ले जाओ, मैं मेटल देते हैं ना, मैं 8 बना 2 में ही 8 कर लूंगा, और ये तीसरे में 1 ले के पूरा करता है। जो ले के पूरा करते हैं वो नॉन मेटल कहलाते हैं, जो दे के पूरा करते हैं उनके ऊपर प्लस का चार्ज आएगा। भाई एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो क्या है प्लस नहीं आ जाए, ये इलेक्ट्रॉन ले ले तो क्या Cl माइनस ना आ जाए। तो ये जो ऑक्टेट रूल है ये बोहर एंड बेरी का दिया हुआ है, ये भी रूल बोहर एंड बेरी का जरा पहला रूल देखो, क्या यही है, पढ़ो। तो अब हम लोग, तुम्हें ये तो पता चल गया शेल के बारे में, इसी के आधार पर हम लोग लिखेंगे हाउ द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, क्योंकि यही चैप्टर में हमें सीखना है, इसी चीज को सीखना है। थोड़ा बहुत तो पिछले चैप्टर में सीखा था, लेकिन ये फिर से अच्छे से सीखना। तो अब हम देखेंगे बोर एंड बरी रूल ऑफ फिलिंग द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन वेरियस सेल्स, अलग अलग सेल्स में उनको कैसे हम भरें, ये बात तो समझ में आ गई। चलो तो सर लेते भी हो देते भी हैं, फिर वो मेटलाइट होते हैं। वो सब लेते देते नहीं, वो फिर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे मेटलाइड, इतनी बात तो पता चल गई तुमको। तो सर आर्गन तो नॉन मेटल होता है, तो फिर उसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, तो फिर वो लेगा कैसे? वो कुछ नहीं लेगा, वो सभी गैस है, गैस को क्या है नॉन मेटल, वो लेगा भी नहीं, ये क्या है इनका, ये आइडियल गैस है, ग्लोबल गैस तो नॉन मेटल है, वो तो अकेले अकेले घूमेगा, कहेगा मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, मेरा तो ऑक्टेट पूरा है, तो वो अकेले घूमेगा। ये मोनो एटॉमिक है, जिसका पूरा हो गया वो किसी का साथ करेगा क्या, किसी से बॉन्ड बनाएगा,
तो ये अलग अलग घूम रहे हैं, हल्के फुल्के गैसेस हैं, दीज आर द नोबल गैसेस। सही है। अब हम देखेंगे हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड अराउंड इन वेरिएशन। सही है अगली हेडिंग क्या? हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। आप ये लिख सकते हैं दिस इज द वेरियस एनर्जी लेवल्स अराउंड न्यूक्लियस आर नोन एज शेल। अगर तुम्हें शेल समझना है, एनर्जी लेवल को ही तो शेल कहा गया, अभी लिखा था कि नहीं? हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। डिफरेंट ऑर्बिट्स भी लिख सकते हो, शेल भी लिख सकते हो, एनर्जी लेवल कुछ भी लिख सकते हो, सब एक है। एनर्जी लेवल्स ये सब एक ही चीज है। चलो पहला नियम बताओ, और ये किसके द्वारा दिया गया? दैट इज गिवन बाय बोर एंड बरी रूल है, ये कोई प्रिंसिपल नहीं है, रूल फॉर फिलिंग दैट। इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय, क्या ये बिल्कुल वही चीज है जो हम लोगों ने देखा था? यहाँ देखो पहला पॉइंट क्या है? मैक्सिमम number of electron that can be filled, maximum number of electrons that can be filled present in a cell, present in a shell is given by Rohan. Which formula? किसी भी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? सही है 2n²। वेयर n इज, जहां n क्या है बोलो? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स के वही जन्मदाता थे, एक नंबर दे दिया, उसी n से इन्होंने एनर्जी निकाल डाली, फ्रीक्वेंसी निकाल दी। n बहुत कमाल की चीज है, आगे की क्लासेस में आप देखो n से बहुत काम कर डाला, तभी तो इनका ये बिल्कुल सच्चा साबित हुआ। तो इट इज कॉल्ड, क्वांटम का मतलब तो पैकेट होता है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अच्छा तो फिर हम कैसे लिखे बताओ? के शेल में कितने हैं जरा इस चीज पर देखो, ये रहा सर, देखो शेल और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल वही चीज है। तो दैट इज इक्वल्स टू 2n²। इन सब में लिखो KL MN, ये तो शेल हो गई, इनके n की वैल्यू कितनी होगी? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n क्या होगा इनका? 1 2 3 4। n ऊपर लिख दिया, तुम चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो, n = 1 2 ऐसे भी लिख सकते हो। और फिर इसकी वैल्यू बताओ जरा, 2n² को कैसे करोगे? रखते जाओ सब में, अब n रखोगे तो फार्मूले से निकलेगा। तो 2 × 1², 2 × 2², तो 2 × 4 कितना हो जाएगा? 2 × 2 का 2 × 3² करो तो 9 2 जा 18, और 2 × 4² करो। ये पहला रूल होगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इतने भरे जा सकते हैं, लेकिन फिर भी आउटर मोस्ट में लोग 8 कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज क्या है? The maximum number of electron in outermost orbit is, जैसे कि आप ये समझिए, मैं फ्रांसियम की बात कर रहा हूँ। फ्रांसियम का नंबर बताओ जरा पीछे से देख के, नीचे फ्रांसियम है, उसमें कुछ एटॉमिक नंबर होगा, पहली वाली लाइन में आखिरी, लीना केरब CS पर 87 है। तो देखो फ्रांसियम किसका कितना है? 2 आएगा, 7th में है, देख लो 7 में लिखा, मैं इसकी KLMNOPQ 7 से दूँ, ठीक। देखो 2 8 18 32 भर दिए, 32 हो गए। अब इसके बाद धीरे धीरे कम करने लगेगा, 18 81 हो गए सारे, टोटल कर लो। फिर अब इसके बाद क्या तुम 64, इसको कोई देगा क्या 64 करने के लिए? कोई पागल है इतने सारे इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा है क्या? तो धीरे धीरे फिर बोलेगा अच्छा कोई ले जाओ मेरा इलेक्ट्रॉन, मैं 80 पूरे करके संतोष कर दूंगा। तो 7 हो गए। इसकी सेल कौन कौन सी बोलो? KLMNOPQ, बस 32 के बाद फिर कम हो जाएगा। फिर कम, क्योंकि कोई होगा नहीं पूरा, तो फिर अब डिक्रीजिंग ऑर्डर मिलेगा।
जिनके पास ज्यादा जो अफोर्ड कर सके 64 तो कोई नहीं कर पाता, फिर कमी होती चली जाएगी। सही है, समझ आ गया? तो मैक्सिमम इतने हो सकते हैं और आउटर मोस्ट में कितने हो सकते हैं? 8। चूंकि आउटर मोस्ट में 8 हो सकते हैं तो ये दे देगा, इसीलिए तो मेटल वाली लाइन में, पहली लाइन में यही 7 है। पूरे यूनिवर्स में 7 से ज्यादा कोई फिल ही नहीं कर पाया। टोटल 118 प्रोटॉन है, मैक्सिमम प्रोटॉन 118 है। उनसे भरने चलोगे तो 118 का अगर डिस्ट्रीब्यूशन करें तो यहाँ तक आते आते ये 8 होगा, फिर भर जाएंगे। समझ आई बात कि नहीं? उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है। तो ये भी 118 वाला कौन सा है बताओ? ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो उसमें अब जितने भी होंगे देखा जा सकेगा कितने हैं। 18, 13, 32। ओके, अब तुम्हें पता चल गया। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट कितने हो सकते हैं? देखो इस चीज को, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। और तीसरा रूल क्या बताओ? ये मुझे बताओ पलक, इसमें लोअर लेवल लोअर एनर्जी किसकी होगी, लोवेस्ट किसकी होगी? इन चार सही, क्योंकि जितना जो पास होगा अट्रैक्शन के जितना पास होगा अर्थ का ही पास ले लो, तो इसकी सबसे लोवेस्ट एनर्जी। दूर जाने में तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, और जितनी मेहनत करोगे वो सब उसमें पोटेंशियल एनर्जी बनती गई। वर्क डन अगेंस्ट ए कंजर्वेटिव फोर्स, इट गेट कंजर्व इन फॉर्म ऑफ बढ़ती गई एनर्जी। तो इसलिए हर एक व्यक्ति लोअर एनर्जी में रहना चाहता है। हम लोग किस तरफ बढ़ रहे हैं? बच्चे थे तो बड़ी हायर एनर्जी थी, अब बूढ़े होते होते लोअर हो जाएगी नहीं। एवरीबडी इज प्रिफरिंग द लोवेस्ट एनर्जी स्टेट, इसीलिए रेस्ट इन पीस कहा गया है। तो बताओ, इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन स्टेप वाइज मैनर। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सबसे लोवेस्ट स्टेट में जाएगा, फिर जब आप भर जाएगी 2 की जगह, 2 भर गए तो फिर अगले में जब लिथियम आया तो बोला तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाए, कि हम कहाँ जाए, हमारे तो 3 है, 2 भर गए। तुम जो थर्ड इलेक्ट्रॉन उससे कहा जब तुम जाओ अब एल में बैठो, ये भर चुका है। जब एल भी भर जाएगा फिर एम में जाएगा, जैसे ई में शुरू हुआ। तो ये इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन स्टेप वाइज मैनर। पहली शेल भर जाएगी तभी दूसरे में जाएगा, दूसरी पूरी भर जाएगी तभी तीसरे में जाएगी। इसी को कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स एक प्रक्रियाबद्ध तरीके से उसमें भरे जाते हैं। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट क्या बताया आपको? इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड किसमें भरे गए बोलो? इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन स्टेप वाइज मैनर। इसका क्या मतलब है? स्टेप वाइज मैनर, इसको फिर लिखा गया है that is electrons are not accommodated in a given shell unless the inner shells are filled. Electrons are, ये नहीं होगा कि 2 भर दिया चलो 6 है अभी 2 बचे चलो यहाँ बैठते हैं, यहाँ बड़ी जगह नहीं, पहले इसे भरो तब आगे जाना। Electrons are not accommodated in any shell unless previous shell is completely filled. लिखा है किसी भी शब्द में ये नहीं चाहिए, ये नहीं चल पाएगी, ये थोड़ी ना मानी जाएगी। जब तक पहले उसको 8 करो तब आगे जाना। इलेक्ट्रॉन्स आर एकोमोडेटेड का मतलब क्या है? भरे जाना, कहते हैं अकोमोडेट हो जाओ। पहले तुम लोग कहीं पे जाते होगे केवी में स्पोर्ट्स के लिए, तो पहले कहेंगे एक कमरा भरो, 4 कमरे में एक बच्चे एक लड़कियां रहेंगी, तो क्या इतने पंखे कूलर चलेंगे? सब एक में आओ, चलो बिजली बचेगी कि नहीं? जब ये भर जाएगा जब दूसरे में जाना, वो भर जाएगा तब तीसरे में। स्कूल ये तो नहीं दे कह देगा सबको एक कमरे में रहो, पूरे लाइट चला के रहोगे क्या? इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एकोमोडेटेड। कैंसर में तो सर ओ में 18 हो जाता है। क्या? कैंसर में तो फिर पी में 18 हो रहा है, पी में। तो फिर 32 फिर 18 8 सर फिर वो तो फिर नहीं होना। फुल फिल नहीं हुआ। ये अभी तुम समझो खामियां हैं, अभी तुमको बहुत 4 मॉडल और हैं। इन लोगों को तब तक तो कितने पता होंगे, कहो ये सब पता भी ना हो सकता है 50 तक ही पता हो। धीरे धीरे चीज़ें इम्प्रूव होती गई, इसके आगे बहुत मॉडल है, बहुत कुछ बताना भी है। अभी बहुत बेसिक चीज़ बताई जा रही है, तो इतना समझिए। सारी चीज़ों को तो ये फुलफिल नहीं कर सकता था, और इनका बोर मॉडल तो सिर्फ हाइड्रोजन के लिए था, हीलियम के लिए भी नहीं था। अगली क्लास में तुम्हें ये पता चले, एक एटम के लिए दिया था बस।
लेकिन हाइड्रोजन के बारे में जितना डेटा दिया था वो सही था, इसीलिए चल गया। हीलियम तक के लिए नहीं दे पाए। चलो तुम्हें क्या बताएगा, बताइए। इन ए स्टेप वाइज मैनर इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एकोमोडेटेड। अभी हमें ज्यादा नहीं समझना, 2 पॉइंट समझ लेना, जितना क्लास का उतना सीखो। जैसे जैसे मैथ्स बढ़ेगी, फिजिक्स बढ़ेगी, हम और चीजें सीखेंगे। चीजें तो क्रम से ही हो सकती हैं। तो क्या बताया, किसी भी नॉट एकोमोडेटेड इन एनी शेल अनलेस प्रीवियस सेल इज कंप्लीटली, जब तक पिछली कक्षा पूरी तरह से भरी ना जाए इलेक्ट्रॉन अगली कक्षा में नहीं जा सकता। नॉट एकोमोडेटेड in a shell unless previous shell is completely filled। जब तक फिल ना हो जाए तब तक नहीं जा सकता, यानी स्टेप वाइज मैनर में भरा जाएगा। कुछ क्वेश्चन आपसे कराते हैं, क्वेश्चंस करेंगे। Now, define orbit। पहली चीज ऑर्बिट को डिफाइन करें। सेकंड, ड्रॉ Bohr's atomic model up to 3 shells। तीसरा, स्टेट। सर बुक में n equals to 1 ऐसे भी लिखा है, तो वो भी लिखना है। n is equal to वही लिखना है, n is equal to 1, n is equal to 2, वो ही लिख देना। Bohr's state, Bohr's atomic model। स्टेट है तो ये पॉस्टुलेट है, कई जगह पॉस्टुलेट लिखा जाता है, ठीक है। राइट बोर एंड बरी रूल फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड इन वेरियस सेल्स। इतने करो, इन वेरियस सेल्स, इतना ही करना है।